प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज का जो क्लास होगा प्रॉब्लम क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग 8 प्रॉब्लम बना चुके हैं रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज करंट, पावर, लैगिंग लीडिंग, ये सारा कुछ हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉब्लम। ठीक है, बना रहे हैं क्वेश्चन। आज कुछ कुछ क्वेश्चन हम और लाए हैं ताकि उन चीज़ों को देख करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड पीएफ। बहुत सारे स्टूडेंट का लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है। 2-4 दिनों के बाद आपका हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन मटेरियल रेडी हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत जल्द हम सब कर देने वाले हैं, है ना। लेकिन प्रयास करना है आपको कि लैंग्वेज को अडॉप्ट थोड़ा करिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके साथ परेशानियां हैं, लेकिन थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड पीएफ। पीएफ बोलने का मतलब क्या हो गया? पावर फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, पी एफ कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना। पी एफ तो समझना है कि इसका ये फुल फॉर्म क्या है। ये है पावर और ये है फैक्टर। इसका हिंदी क्या होता है? शक्ति। ऐसा क्या होता है? गुणक। शक्ति हिंदी में कहीं देखिएगा तो ऐसे मिलेगा, शक्ति गुणक। आए समझ में? तो ये पावर फैक्टर क्या कहता है? ऑफ द सर्किट। फाइंड, फाइंड मैंने निकालिए, है ना, मान निकालिए। किसका निकालिए? तो पावर फैक्टर का। किसका? तो इस सर्किट का। कब? वेन यानी जब अप्रेंट पावर दिया हुआ है 10 के भी सर्किट का, है ना, टू ए सर्किट, द रिएक्टिव पावर, अप्रेंट पावर और रिएक्टिव पावर दिया हुआ है दोनों। देख लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अप्रेंट पावर दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर दिया हुआ है और पावर फैक्टर पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तुरंत, आपका दिमाग जाना चाहिए पावर फैक्टर, सॉरी पावर ट्रायंगल के पास। पावर ट्रायंगल तुरंत बनाइए, इसका जवाब तुरंत वहीं से मिल जाएगा, है ना। तो पावर ट्रायंगल में हम लोग ये देखते थे, कुछ यही हमारा पावर ट्रायंगल होता था। एक्टिव पावर, और ये रिएक्टिव पावर। और ये अप्रेंट पावर। कुछ यही फॉर्मूला होता था। यहाँ पर जो एंगल बनता है यही होता है फाई, और यहीं से निकालना है। तो आप देख लीजिए आपके ट्रायंगल में दिया हुआ क्या क्या है। तो अप्रेंट पावर दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ। रिएक्टिव पावर यानी ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको आइडिया होगा कि कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो एंगल निकालना है। बहुत आसान है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, यही ट्रायंगल था आपका, सारा डाटा दिया हुआ, लिख लीजिए। ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू कितना दिया हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू। एक्टिव पावर को पी से, रिएक्टिव पावर को क्यू से, और अपेरेंट पावर को एस से डिनोट करते हैं। बातों को याद रखना है। तो देखिए क्या दिया गया है। अपेरेंट पावर 10 के भी है और रिएक्टिव पावर 6 के भी है। यानी ये दिया गया है आपको 6 के भी ए आर, और ये दिया गया है 10 के भी ए, किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है जी?
कॉस फाई होता है ना। कॉस फाई निकालना, तो कॉस फाई निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो पी वाई एस होगा। पी का मतलब, पी का मतलब एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, और डिवाइड बाई अपरेंट पावर। बात समझ में आया। तो आपको एक्टिव पावर दिया गया है नहीं, ये कौन सा पावर है, रिएक्टिव पावर है। ये कौन सा पावर है, रिएक्टिव पावर। ये कौन सा है, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। और ये क्या है, एक्टिव पावर। ये क्या है, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। बात कुछ समझ में आई। तो देख लीजिए, आपको यहां से निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा, P। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एस का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, यानी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 64। 8, 8 बाट, तो कौन सा लिखेंगे, किलो बाट लिखेंगे। अब आपका बन जाएगा पावर फैक्टर। पी का वैल्यू आ गया 8 किलो वाट, और एस का वैल्यू आ गया 10 किलो वाट। तो किलो वाट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.8, 0.8। तो ये बताओ कि लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे, वहां से पता कर लेंगे, है ना। अपरेंट पावर दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर दिया हुआ है ना, और 10 केवीए है और 6 केवीए है। जनरली आपको यदि सर्किट में कुछ ना दिया हुआ रहे, है ना, तो आप इसको मानेंगे लैगिंग ही। क्या मानेंगे, लैगिंग। मैक्सिमम जो कंडीशन होता है लैगिंग का होता है, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन में स्पष्ट पता चल जाता है सर्किट से, लेकिन यदि नहीं दिया हुआ रहता है तो मैक्सिमम जो लोड होता है हमारा, वो इंडक्टिव लोड होता है ना, इसीलिए लैगिंग ही लिखा जाता है। क्लियर। तो 0.8 लैगिंग आया समझ में। जल्दी से इसको नोट करिए। ये रहा आपका, ये रहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इम्पिडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट इज 100 ओम if the circuit current leads the applied voltage by 45 डिग्री then कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इम्पिडेंस दिया हुआ है, सॉरी आरसी सीरीज सर्किट, तो जितना जल्दी हो सके आप आरसी सीरीज सर्किट बना लीजिए। आरसी, आर की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू यहाँ लिखना है, सी की वैल्यू आरसी सीरीज में है, तो आर का वैल्यू कितना है। अच्छा कुछ नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ये आर है ये सी है, सिर्फ हम इतना जानेंगे। और यहाँ से कुछ अप्लाइड वोल्टेज होगा, चलिए यहाँ से कुछ करंट जाएगा। क्लियर हुआ। अब बता रहा है कि सर्किट में जो 100 ओम का क्या है, इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस किसको बोलते हैं, जेड को बोलते हैं। जेड दिया गया है कितना, 100 ओम। और बोला क्या कि करंट जो है लीड कर गया अप्लाइड वोल्टेज से, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल ना बनाएंगे, पावर फैक्टर निकालना यदि रहता है तो पावर ट्रायंगल भी बनाते हैं, या वोल्टेज ट्रायंगल वो भी नहीं निकालेंगे। इम्पिडेंस दिया हुआ तो इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे, इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा हो गया इम्पिडेंस ट्रायंगल, ये हो गया आर, ये हो गया एक्सी, एक्सएल नहीं, क्योंकि सर्किट क्या हमारा आरसी है। और ये हमारा हो गया जेड, तो जेड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100 ओम। अब आपसे पूछ क्या रहा, अच्छा एंगल में बोला कि वोल्टेज करंट जो है ना वो 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ का बीच में एंगल 45 डिग्री है। आ रहा समझ में। एक चीज और ध्यान देना, ये जो हम सर्किट बना दिए हैं, ये
आर एल सर्किट का है। आरसी सर्किट के लिए ये नीचे बनता है। ये कहाँ बना जाएगा? नीचे बना जाएगा। जैसे ऐसे इसको बोल सकते हो, ये वाला डाटा। ये हो जाएगा आपका जेड 100 ओम, ये हो जाएगा एक्सी, और ये हो जाएगा आ। आया समझ में? तो आपसे पूछा क्या है? पूछा है एक्सी। ये वाला ट्रायंगल कब बनाएंगे हम लोग? जब आरएल सर्किट रहेगा, लेकिन है सर्किट क्या चाहिए? आरसी। तो एग्जैक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हमको एग्जाम में आंसर लाना है ना। ऐसा नहीं कि वो सर्किट बना दिए तो गलत बनेगा, वहां से आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब किन्हीं को बताना हो, आपका कॉपी कोई देख लेंगे, है ना, तो बोलेंगे कि ये गलत ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेनली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराना है, कॉन्सेप्ट लड़के को माइंड में डालना है ना। तो उतना से भी मेरा काम चल सकता है। अब आप ही बताइए, ये निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको कहते हैं? एक्सी को कहते हैं। ये वाला डाटा निकालना है। तो बताइए, एंगल मालूम है, कर्ण की वैल्यू मालूम है, तो क्या आपका लंब की वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगा? बिल्कुल मालूम हो जाएगा। तो लंब का वैल्यू कैसे निकालिएगा आप लोग? तो साइन लगा देना है। आप यही ना जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा का कितना? 45 डिग्री। तो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा? लंब एक्सी और डिवाइड बाई जेड। और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ? 100। यानी दैट मीन्स जेड इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्सी। जेड का वैल्यू 100 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू एक्सी। अब ध्यान से देखो, एक्सी इज इक्वल टू 100 इंटू 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? 0.707, याद रखिएगा। तो कितना गया? 17.7 ओम। देखिए कहीं ऑप्शन में है 17.7, तो बिल्कुल है ऑप्शन 1। समझ आ रहा है कैसे बनेगा? कुछ है ही नहीं है। 3 गो ट्रायंगल आपको बताएं, फटाफट कोई ना कोई ट्रायंगल यूज करिए और दिमाग को लगाइए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन हो गया ये, जल्दी से उसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इन एन आरसी सीरीज सर्किट। कौन सा सर्किट है? आरसी सीरीज है। तो जल्दी से आप आरसी सीरीज सर्किट बना दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता, जैसे जैसे बोले वैसे बनाते चलो, और लैंग्वेज का कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आप तुरंत सीख जाइएगा। आरसी सीरीज सर्किट, है ना। तो आर सी हो गया सीरीज, और इसमें जानते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज दिया जाता है, दे दो, सर्किट क्लोज कर दो, और यहाँ से करंट फ्लो करा दो। ये आर हो गया, ये सी हो गया। अब क्या बोला कि एक्सी इज इक्वल टू आर, यानी यहाँ पर जो होता है एक्सी होता है। क्या होता है? एक्सी, और यहाँ पर आर, ये दोनों इक्वल है। द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप बताइए कि यदि इसमें आप इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाइएगा तो क्या आएगा? इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाइएगा तो ये होता है रेसिस्टेंस का पार्ट, ये होता है एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पार्ट, और ये होता है इम्पिडेंस जेड। यही हो गया एंगल। तो देखिए, आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम सबसे बेहतरीन बताए थे कि tan यूज करिएगा, tan फाई। आप बताइए कि इसमें tan फाई लगाइएगा तो आप लोग को आएगा क्या? ये है r। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी XC/R। अब यहाँ पर प्रश्न में बोल दिया कि XC/R बराबर है, क्या बोल दिया? XC जो है ना वो आर के बराबर है, यानी यहाँ पर भी एक्सी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि एक्सी जो है वो आर का इज इक्वल टू है, कैंसिल हो गया 1, यानी tan फाई का वैल्यू 1 आया। इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री में ये वाला डाटा होता है, यानी एंगल जो हो गया आपका 45 डिग्री होगा। किसके किसके बीच एंगल? तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 45 डिग्री आ गया, ऑप्शन बी। बताइए, एक एक लाइन का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए, और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। होता है बहुत आसान, लेकिन लोगों के लिए हो जाता है डिफिकल्ट कि सर बहुत ही हार्ड दे दिया।
ऐसा कुछ होता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक एक मिनट में सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखिए हम ऐसा जोर क्यों दे रहे हैं और हम इतना प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं। इतना प्रैक्टिस कराने के पीछे मेरा रीजन यही है कि अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखो इम्पिडेंस ट्रेंगल आ जा रहा है, वोल्टेज ट्रेंगल आ जा रहा है, पावर ट्रेंगल आ जा रहा है, सबका रिलेशन तुम देख रहे हो। अब देखो यहाँ पर एंगल पूछा, tan निकालने के लिए बात करते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, थ्योरेटिकल रिवीजन होगा, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। क्लियर? तो बार बार कॉपी को उलट के देखना है, रिवीजन करना है और यहाँ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एसी सीरीज सर्किट हैज आर इज इक्वल टू 6 ओम, एक्सएल इज इक्वल टू 20 ओम एंड एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक्सएल एक्सी दोनों दिया हुआ, द सर्किट पावर फैक्टर बिल, अच्छा सर्किट का पावर फैक्टर कर, बहुत अच्छा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर एल सी सीरीज सर्किट दे दिया है, सोल्यूशन बनाइए। तो आर सर्किट देखिए पहले बनाइए, आर एल सी, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 6 ओम, एक्स एल का वैल्यू 20 ओम, एक्सी का वैल्यू 12 ओम, एक्सी का वैल्यू 12 ओम। तो सर्किट पावर फैक्टर वैल्यू, सर्किट का पावर फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पावर फैक्टर। ये सर्किट है, कुछ ना कुछ सप्लाई जाएगा और करंट जाएगा। अब देखिए पावर फैक्टर पूछ रहा है ना, तो अब बताइए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है कि एक्सी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं एक्सएल का वैल्यू 20 है, एक्सी का वैल्यू 12 है। तो इससे हम क्या पकड़े कि पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग नेचर का होगा। कैसे ऑब्जेक्टिव को छाटना होगा, तो लैगिंग वाला ही आंसर होगा, यानी या तो सी नंबर आंसर होगा या तो ए नंबर आंसर होगा, यही लैगिंग लगाया है। लीडिंग वाला ऐसा ही कट गया, दो ऑप्शन आप छाट दिए बगैर क्वेश्चन बनाए, है ना। अब बहुत से लगा तुक्का भी मार देगा, ई होगा जाऊ हो जाए, लेकिन वैसा करना आपको नहीं है, आपको वैसा करना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इम्पिडेंस ट्रायंगल बना देंगे, देरी एग्जाम ना करेंगे। चलिए ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि कंडीशन कौन सा बन गया, एक्सएल ग्रेटर है किससे, एक्सी से। इसी के वजह से हम बोल देंगे सर्किट इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, तो लैगिंग वाला टिक मारेंगे, या तो ए होगा या तो सी होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। ठीक है, अब बना के देखेंगे हम लोग। तो जब हम लोग बनाएंगे तो आर, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये क्या हो जाएगा, जेड, और ये क्या हो जाएगा, एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल। आइए, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 ओम, ये दोनों का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 12, दैट मीन्स 8, क्या आ जाएगा, 8। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये खुद निकालिए आप लोग, आपको आइडिया आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है रे भाई, होता है कॉस फाइव, तो कॉस फाइव लगा दो उसमें, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार, आधार कौन सा है, 6, यानी आर बटा जेड ही होता है ना, हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, आर की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा 0.6, क्या लिखेंगे, लैगिंग। लैगिंग क्यों लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सल ग्रेटर है, इसका प्रभाव ज्यादा है इससे, तो 0.6 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आया समझ में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसे फालतू आपको पूछेगा नहीं, यही बहुत बड़ा हवा बन जाता है और बहुत बड़ा आपको लेंदी लगेगा कि क्या पूछ दिया सर, नहीं बनाया, कुछ है ही नहीं है। अभी तक क्या लग रहा होगा आपको, बस एगो ट्रायंगल आपको सिखाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल,
उसी से बार बार पूछ रहा है, जो कि साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री जो 10 क्लास में पढ़ चुका है, यहाँ उसका सवाल आसान बन जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी से, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, पावर ट्रायंगल सोन इन फिगर। अच्छा, इस फिगर में पावर ट्रायंगल दे दिया है। द रिएक्टिव पावर इज, इस ट्रायंगल में देख लो, आपको कुछ बोला नहीं है, एंगल दिखा रहा है और 500 वाट लिखा हुआ है। तो वाट देख करके हम लोग समझ जाएंगे कि एक्टिव पावर दिया हुआ, और एक्टिव पावर ऐसे भी आधार वाला होता है, रटो ऐसे तुम लोग। और जो ये लंब बोलते हो ना, वो होता है रिएक्टिव पावर। तो पूछ रहा है वही रिएक्टिव पावर, ये वाला डाटा निकाल लीजिए, हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए ये दिया हुआ है ना, कैसे बनाइएगा आप लोग। निकालना क्या है, रिएक्टिव पावर। तो आइए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये डाटा मालूम है और ये डाटा निकालना है, तो क्या tan यूज कर सकते हैं हम लोग। tan 60 इज इक्वल टू ये डाटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Q, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, P, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, S। तो Q डिवाइड बाई P, Q का वैल्यू तो Q रह गया, और P का वैल्यू दिया हुआ है 500 वाट। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 गुना tan 60 डिग्री। 500 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू बताइए, √3। समझ में आ रहा है आपको। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, √3 का वैल्यू क्या होता है, यानी कि कैलकुलेट करके आया 866। क्यू का वैल्यू आया हमारा 866। अब हम बात करेंगे कि ये लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा। और ये जो आएगा VAR आएगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो देखिए 806 कहाँ पे है, 866 यहाँ भी, 866 यहाँ भी है। अब इसमें टिक लगाएं कि इसमें टिक लगाएं, एक लैगिंग लिखा है, एक लीडिंग लिखा है, यहीं पर फंस गए आप लोग। तो लैगिंग लीडिंग हम कहाँ से देखेंगे, कैसे पता करेंगे। तो देख लीजिए, 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब है जो ट्रायंगल है पॉजिटिव में लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यानी कि प्रथम पाद जिसको बोलते हैं, उसमें है, तो ये इंडक्टिव नेचर का हो गया। यदि यही आपका रह जाता फोर्थ कोऑर्डिनेट में, है ना, तो माइनस एंगल हो जाता, तो कैपेसिटिव नेचर का हो जाता। कैपेसिटिव वाला देखते हैं नीचे बनता है फिगर, माइनस वाला में, और पॉजिटिव वाला बन गया वो इंडक्टिव नेचर का बन गया। तो लैगिंग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया, बना लीजिए फटाफट। आगे चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पावर ट्रायंगल ही दिया है, अपरेंट पावर पूछ रहा है इस बार। देखिए, एस अपरेंट पावर, पी एक्टिव पावर, क्यू रिएक्टिव पावर। अपरेंट पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। तो यहाँ इसी ट्रायंगल में आप देख लीजिए कि ये लंब दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो ये कर्ण कैसे निकालेंगे। यानी ये दोनों का रिलेशन में आपको साइन में जाना पड़ेगा। यानी आपको हम बता दें कि साइन 30 डिग्री यदि लिखना चाहिएगा इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब डिवाइड बाई एस। लंब की वैल्यू दिया हुआ
1000 एस, और साइन का वैल्यू 1/37 का वैल्यू 1/2, यानी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 VA वोल्ट एम्पियर। ठीक है, देखो 2000 वोल्ट एम्पियर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है कि दे। ये बताने से, ये कॉन्सेप्ट आने से आपका मशीन में भी न्यूमेरिकल्स आता है। पिछला बार जो एग्जाम दिया था स्टूडेंट लोग, वो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा था। तो जो स्टूडेंट मेरे थे उनको सारा क्वेश्चन बना था मशीन का। ठीक है, तो जब अभी यहाँ से हम लोग बेसिक बना लिए, बेसिक सीख गए, लैगिंग लीडिंग सीख गए, पावर फैक्टर सीख गए, अब हमको मशीन पढ़ाने में आसान होगा। अब आपका ये अंतिम चरण में है, थोड़ा सा हम इसमें पैरेलल सर्किट के बारे में बता देंगे, है ना, और पावर फैक्टर के बारे में और कुछ बता देंगे, कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत सारा कुछ अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। 2-3 क्लास और इसमें चलेगा, उसके बाद हम लोग मैग्नेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इतना ही क्वेश्चन का सिलेक्शन था। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम प्रयास कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लाने का। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता होगा आपको लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में आ रहा होगा प्रॉब्लम, हमको मालूम है। हर स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ जब आता है प्रथम बार तो उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम उसको यही एक ही बात समझाते हैं कि जितना भी मीनिंग है उसको आप कृपया कर नोट करते चलिए। एक समय आएगा कि वही रिपीट बार बार होगा, वही मीनिंग बार बार रिपीट होगा, आपको आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था आज का, नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये था आज का। थर्ड ये है। फोर्थ नोट करते चलना है। फिफ्थ, सिक्स, अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे, आगे थ्योरी की बात करेंगे, या फिर हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन और रह गया है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन ये इतना जी हम जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको अभी तक, इसको सारा एक पेज में लिखना है, अच्छे से बनाना है, रिवीजन करना है, और कंपैरिजन करना है कि थ्योरी मेरा क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं आपको। तो पावर होल्डिंग में आया तो आया, ऐसे तो पावर होल्डिंग में ये सिलेबस लिखा नहीं अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन ये बेसिक बात है, ये रीढ़ की हड्डी है जिसको बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, बैकबोन। उसी तरह से मशीन पढ़ने के लिए हमको इसका नॉलेज और मैग्नेट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। क्लास कैसा लग रहा, फीडबैक जरूर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।